हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स बताइए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो या फिर कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जहाँ पे इंडियन पॉलिटी सिलेबस पे इम्पोर्टेंस रखती हो, तब आप इस लेसन को ज़रूर देख सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं। उसमें कई सारे डिटेल्स के साथ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किए जा चुके हैं, तो जाके ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें टू गेट मोर इम्पॉर्टेंट लेसन्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो चलिए लेट अस बिगिन आवर प्रैक्टिस टुडे। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a fundamental right? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने एसएससी सीजीएल टियर 1 PYQ से लिए है। और इस क्वेश्चन में देखिए एक कीवर्ड है, दैट इज नॉट। मतलब आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन ओवर हियर। तो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, let us understand about fundamental right। तो हम लोग रिवाइज करते हैं थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स को लेके। फंडामेंटल राइट्स टोटली कितने हैं हमारे पास, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14 to 18, दैट इज राइट टू इक्वलिटी। तो आर्टिकल 14 क्या कहलाती है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15 क्या कहलाती है? Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Equality of opportunity in matters of public employment, that is Article 16. Abolition of untouchability, Article 17 and abolition of titles, Article 18. ठीक है, तो this is right to equality. तो right to equality fundamental right नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। हमें अब पता चल गया कि राइट टू इक्वलिटी तो फंडामेंटल राइट है, तो ये तो हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा एज पर द क्वेश्चन। मूव। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम इनकम्पसिंग आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। तो सबसे पहले हम लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 19, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान लगा के ज़रूर सुने एंड आपको जो नॉलेज है उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस तो ज़रूर करेंगे इस क्वेश्चन को और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी हो जाएगी। तो देखिए आर्टिकल 19 हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, उसके साथ सर्टेन राइट्स देती है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या मिलती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल। क्या? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एसोसिएशंस और यूनियंस। खाली एसोसिएशन आप फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, इतना ही नहीं, आप फॉर्म कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल। क्या मैम ने क्या बताया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया? देखो ये इंसर्ट किया गया, ठीक है। ये कब इंसर्ट किया गया? ये 97th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंसर्ट किया गया। 97th अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया कब? 2011 में। ठीक है, तो तब से हम लोग वी कैन फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल। ठीक है, अब आप इस क्रम को जब देखेंगे आपको क्या मिलेगा, ABCDENG। तो इफ कहाँ गया मैम? देखो वो भी मैं बताती हूँ। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज F,
दिस हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं omitted, कब? थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इसमें ऐसा क्या प्रोविजन था जो रिमूव हो गया? ओरिजिनली ये था राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले ये क्या हुआ करती थी? एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, लेकिन अब इसे ओमिट कर दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। एंड दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर आर्टिकल 300 क्लॉज ए, ठीक है, समझ में आया? अब आर्टिकल 300 क्लॉज ये क्या बनती है, इसको भी थोड़ा आप जान लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम ऑप्शन में आर्टिकल 300 ए को लेके क्वेश्चन आते हैं। कैसा आता है? सेट नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कराया, आगे और भी कराऊंगी। देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो दिस इज आर्टिकल ए 300 ए, ठीक है, आर्टिकल 300 ए। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि इज राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके बारे में कहा जा रहा है, इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, हमें क्या याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाती है। क्यों नहीं कहलाती है? क्योंकि 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है, 44 अमेंडमेंट एक्ट जब कब हुआ था? 1978 पे हुआ था। इसके बाद से राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, ओके। इट इज नो मोर व्हाट? It is no more a fundamental right. It is a legal and constitutional right. ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। आर्टिकल 20 क्या कहलाती है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। क्या आपको पता है आर्टिकल 21 तो है ही, साथ ही साथ आर्टिकल 21 ए भी है, ठीक है। अब इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। और देख लेते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी एक फंडामेंटल राइट होती है, जिसके तहत हमारे पास क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, दैट इज आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, आर्टिकल 24। Next we have right to freedom of religion, that is article 25 to 28, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, freedom to manage religious affairs, RA, ठीक है। कैसे आप याद रखोगे? आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 freedom from payment of taxes for promotion of any religion, and article 28 freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions. Next, cultural and educational rights भी है, that is article 29 and 30, ठीक है। फिर आपके पास क्या है? right to constitutional remedies, that is article 32. right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights including the writs. कितने रिट्स है हमारे पास? इसको लेके भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट रिट्स अवेलेबल: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरेरी, क्योरांटो। अब इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। दिस आर्टिकल 32 इज कॉल्ड, आर्टिकल 32 इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कौन कह चुके हैं ये इस बात को? BR अम्बेडकर जी, ठीक है, ओके, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो चलिए मूविंग बैक टू द क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बता रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इन चारों दिए गए ऑप्शन में से फिर कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में क्या पढ़ा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ये तो फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी फंडामेंटल राइट है।
राइट टू इक्वलिटी, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट क्या नहीं है? राइट टू वोट। दिस इज आवर आंसर, दिस इज नॉट। देखो, अगर कोई इस वर्ड को मिस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यही तो मेन वर्ड है ना कि नॉट फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज अ चैलेंज टू द लीगैलिटी ऑफ अ प्रिजनर्स डिटेंशन। ठीक है, अब आपको नॉलेज होना चाहिए भाई डिटेंशन का क्या मतलब है। ठीक है, जब आप प्रिजनर को, ठीक है, जेल में डिटेन करते हो, ठीक है, आप उसको रखते हो जेल में, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रिजनर्स डिटेंशन। अब हाउ फार, ठीक है, वो सही है एज पर द लीगैलिटी, ठीक है, एज पर द लॉ हाउ फार दैट प्रिजनर्स डिटेंशन इज करेक्ट। तो इस चीज को आप चैलेंज कर सकते हो किस रिट के द्वारा। ठीक है, अभी रिट मैंने पढ़ाया था ना आपको, आर्टिकल 32 विच हैज बीन कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय BR अम्बेडकर जी। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं ये चारों ऑप्शन, मैंडेमस, क्योरेंटो, हेबियस कॉर्पस एंड प्रोहिबिशन। बोला गया कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा एक रिट आपको चुनना है जो जिस रिट के द्वारा आप चैलेंज कर सकते हैं। क्या चैलेंज कर सकते हैं? टू द लीगैलिटी ऑफ अ प्रिजनर्स डिटेंशन, कि हाउ फार एज पर लॉ द डिटेंशन इज लॉफुल। ठीक है, इसे आप चैलेंज कर सकते हो चारों दिए गए ऑप्शन में से। तो उत्तर में आने से पहले थोड़ा और डिस्कशन हो जाए, उसके बाद आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर क्या है? हेबियस कॉर्पस। अब हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। लैटिन टर्म है हेबियस कॉर्पस। अब इसका इंग्लिश मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। अब टू हैव द बॉडी ऑफ का क्या मतलब है? ये तो एक सिंबॉलिकल मीनिंग हो गया, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या मतलब है? देखो, क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप किसी प्रिजनर को डिटेन करते हैं तो उसका कितना लीगैलिटी है, मतलब लीगल प्रोसेस के तहत आपने उसको डिटेंशन करा कि नहीं। ठीक है, फिर कोर्ट उस चीज को एक लीगल स्क्रूटिनी पे लाते हैं अगर आप हेबियस कॉर्पस रिट के थ्रू उसके लीगैलिटी को चैलेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो एक लीगल प्रोसेस है, हेबियस कॉर्पस एक लीगल प्रोसेस है, एंड इट रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट दैट अ पर्सन डिटेन बी ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट फॉर लीगल स्क्रूटिनी ऑफ हिज डिटेंशन। मतलब जिसको आपने डिटेन किया है उसको आपको कोर्ट के समक्ष लाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको कोर्ट क्या बताएगी? आपसे कोर्ट क्वेश्चन करेगी कि आपने जो इस बंदे को डिटेन किया, इस प्रिजनर को, तो इसका कितना ये लॉफुली करेक्ट है आपका निर्णय। ठीक है, तो इस रिट के थ्रू ये चीज हो सकती है, एंड द रिट इज हेबियस कॉर्पस। ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर इज हेबियस कॉर्पस। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अच्छे से आप देखो, ये जो रिट अवेलेबल है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, ये तो आर्टिकल 32 के तहत अवेलेबल है। ठीक है ना, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, ऐसा ही सिमिलर पावर हमारे हाई कोर्ट्स के पास भी है। ठीक है, रिट्स को इशू करने का, दैट इज आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, एंड हाई कोर्ट के पास जो पावर है 226 के तहत, वो बहुत वाइडर इन स्कोप है। ठीक है, अच्छा चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूँगी भाई, जैसा कि हम लोग पढ़ लिए हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, पढ़े हैं ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये किस पार्ट पे है? पार्ट 3 पे है। चलो, ये मैंने बता दिया आपको। अब आप मुझे बताएंगे कि टोटल हमारे पास इन टोटल कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, कितने टोटल आर्टिकल्स है और कितने शेड्यूल है। क्रम में बताएंगे, पहले आर्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है आप, फिर पार्ट्स बोलेंगे और फिर टोटल शेड्यूल्स कमेंट करके मैम को आप
बताएंगे ये, ठीक है। डरने का कुछ नहीं है, गलत हो सकता है, मैम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देगी, नेक्स्ट जो आपका सेशन लेगी इंडियन पॉलिटी के ऊपर मैम ज़रूर आपको आंसर बता देगी, लेकिन आपको आंसर करना है, ठीक है। डरना नहीं है, गलत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लक्ष्मीकांत फॉलो करते हो तो वहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, आप पढ़ो, पढ़ के लिखो, या फिर आप इसका आंसर करो। आप कोई भी बुक इंडियन पॉलिटी के ऊपर फॉलो करते हो तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन पे करो, ठीक है। तो आई होप आपको इसका मतलब पता चल गया कि हेबियस कॉर्पस का फिर क्या मतलब कार्य है। कोर्ट बेसिकली क्या करती है, कमांड देती है डिटेनिंग अथॉरिटी को, जो डिटेन करते हैं प्रिजनर को, बोलती है कि आप प्रिजनर को मतलब डिटेन पर्सन को, ठीक है, डिटेन पर्सन को कोर्ट के समक्ष लाइए, ठीक है, एंड फिर जस्टिफाई किया जाता है द लीगैलिटी ऑफ दिस डिटेंशन। ये मेन काम होता है हेबियस कॉर्पस रिट के द्वारा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलो अब मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन। ये आया हुआ है OPSC, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, या फिर ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दोनों ही आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका PYQ है और ये क्वेश्चन किससे है, देखो राइट टू एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ये आपको देखो वर्ड्स क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन, दैट्स ऑल, ठीक है। देखो मैं बता रही थी ना आपको आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 मैंने आपको पढ़ाया, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 क्लॉज A of Indian Constitution provides right to education for free and compulsory education to all। सही बात तो है, आर्टिकल 21 क्लॉज ए तो यही कहती है, कोई बात नहीं। चलो, राइट टू एजुकेशन एक्ट was passed by Indian Parliament on August 4, 2009। ये भी बात सही है, अगर आपने पढ़ा होगा अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखो वर्ड को देखो, ठीक है, चलो बात सही है, लेकिन इसको टिक नहीं करेंगे। राइट टू एजुकेशन केम इनटू फोर्स ऑन November 14, 2009। नहीं, ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसका इन्फोर्समेंट डेट अलग है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, आर्टिकल 21 क्लॉज ए वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था, मतलब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 21 तो था ही, लेकिन आर्टिकल 21 क्लॉज ए को इंसर्ट कर दिया गया। देखो इस वर्ड को, ठीक है, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, और ये कब हुआ था, 2004 पे। तो अब आपको कहा गया कि ये जो 4 दिए गए ऑप्शन है, इसमें से कितने करेक्ट है, ठीक है। 1 and 3 है करेक्ट, 1 and 2 है, 1 and 4 है, 2 and 4 है। देखो है तो 1 and 4, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों, अब मैं बताती हूँ। देखो राइट टू एजुकेशन हो गया एक फंडामेंटल राइट, ठीक है, जिसे इंसर्ट किया गया किसके द्वारा, आर्टिकल 21 क्लॉज ए के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब इस एक्ट को बनाया गया कब, 2009 में। क्यों, ताकि राइट टू एजुकेशन को होल हार्टेडली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर अच्छे से काम हो। क्लियर, इसीलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया। कब, 2009 अगस्त 4। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एंड क्वेश्चन में जो राइट टू एजुकेशन बोला जा रहा है, दिस इज राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट, ठीक है, क्लियर। तो आपने क्या याद रखना है, आर्टिकल 21 क्लॉज ए, इट वॉज इंसर्टेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब, 2004 पे, ठीक है। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, ठीक है, इसे हमें फंडामेंटल राइट के तौर पे दे दिया गया। और ये आर्टिकल क्या कहती है, देखो, दिस आर्टिकल मैंडेट्स द स्टेट, ठीक है, स्टेट को मैंडेट कर रही है दैट यू हैव टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन एजेड 6 to 14 ईयर्स। अगर आपने अभी तक सेट 1 नहीं देखा है ना, तो जाके देखो, 6 to 14 ईयर्स, ठीक है,
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, बच्चों को देना है, मेकिंग इट अ फंडामेंटल राइट, कह दिया गया आपको, मेकिंग इट अ फंडामेंटल राइट। तो उस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है, ये देखो राइट टू एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, दिस इज अ फंडामेंटल राइट। और यहाँ पे क्या कहा गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया ताकि इस फंडामेंटल राइट को बहुत इजीली अवेलेबल कराया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। कोई एडिशनल इन्फो देखिए, आर्टिकल 51A याद आ रहा है आपको? सेट 1 देखा है आपने? मैंने फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर क्वेश्चन कराया था। तो फंडामेंटल ड्यूटी देखो, खाली ये स्टेट का, देखो ये स्टेट को मैंडेट कर रही है रिगार्डिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन एजेड 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी क्या दे दिया गया, किसको? पेरेंट्स एंड गार्डियंस को। क्या फंडामेंटल ड्यूटी दे दिया गया कि वो अपने बच्चे को, ठीक है, जो बच्चा 6 to 14 ईयर्स का हो, उसे हर एक मौका दे, ठीक है, हर एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो कंप्लीट कर सके, क्या कंप्लीट कर सके? अपना एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? दिस इज आर्टिकल 51 क्लॉज ए। अब आप हमें बताइए कि इसको किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंसर्ट किया गया था, ऐड किया गया था, ठीक है, एडेड, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और ये जो प्रोविजन बनाया गया, ये इसके अंदर ये बनाया गया, ठीक है, आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज की, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे पैटर्न में भी आप क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स है, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो देखो ये क्वेश्चन आप देखो, ये यूपी पीएससी का पीवाईक्यू है। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया गया, रिलेटेड आर्टिकल दे दिया गया। अब आपको देखना है इसमें से कौन सा एक है जो वो मैच नहीं करती है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50, promotion of educational and economic interests of scheduled castes and scheduled tribes, article 46, promotion of cooperative societies, article 43 clause A, organization of village panchayats and enable them to function as the units of the self government, article 40, ठीक है। तो आपको इनमें से देखना है कि कौन सा गलत है। ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, तो गलत हमारा क्या है? दिस वन। कहाँ पे गलती है? देखो 43A क्या है? 43A प्रोमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है, 43A है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, ओके, ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो अब इंडस्ट्रीज चलती है कैसे? इंडस्ट्रीज चलती है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच एक अच्छा कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन रिलेशन, एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन चलता है ना, तो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के ऊपर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आपको वर्कर को इसके लिए क्या करवाना पड़ेगा? इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री उसको पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। तो ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 43 क्लॉज है, ठीक है, क्लियर है आपको? अब आप बोलिए, देखिए 43 क्लॉज ए है, आप याद रखिए, इसे हम लोग ऐड किए हैं थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर, आंसर इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। अगर क्लियर हो रहा है ना, तो एक कमेंट आज देखो, मैम नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, एक कमेंट आप आज करो। मुझे आपसे भी तो भाई इट्स अ 2-way प्रोसेस ना, टीचिंग एंड लर्निंग। आप पढ़ रहे हो, आप कितना समझ पा रहे हो, बताओ ना मैम को, बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम को भी तो पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो और इजी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यू हैव टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, रिस्पॉन्स करो, ओके। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, हु कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया?
SSC MTS PYQ का है ये क्वेश्चन। देखो, कौन कंडक्ट कराता है इलेक्शन फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें तो इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और ये जो कंडक्ट कराती है आर्टिकल 326, इसे याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल 326। बिकॉज देखो पार्ट 15 में कहा गया इलेक्शन कमीशन के बारे में, ओके। एंड आर्टिकल 326 कंसर्न्स इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल ओके अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ओके, क्लियर। कब कराया गया था? 1988, ओके। इसके थ्रू क्या किया गया था, 21 ईयर जो वोटिंग एज था ना वोट डालने का, उसको कम करके, उसको लोअर डाउन करके 18 ईयर्स कर दिया गया था, ठीक है। एंड इसके तहत इस चीज को चेंज किया गया, ठीक है। एंड इट कंसर्न्स इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज, क्लियर। सो अकॉर्डिंगली आवर आंसर इज इलेक्शन कमीशन, दिस इज आवर आंसर। और आपको एडिशनली क्या याद रखना है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 that basically lowered voting age from 21 years to 18 years, क्लियर। तो आप जब आप वोट डालते हैं या फिर वोटर आइडिया जब आपका बन जाता है तब आप कितने साल के हो जाते हो? ऑलरेडी 18 के हो जाते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया abolishes untouchability and its practice in any form। देखो अब ये क्वेश्चन ऐसे ही था, यहाँ पे एक आर्टिकल होना चाहिए था, विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया abolishes untouchability and its practice in any form। ये वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया, PYQ से लिया हुआ है। देखो अनटचेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था तो, या नहीं पढ़ा था? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। देखो अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ठीक है, जो किसके अंतर्गत है, राइट टू इक्वलिटी, ओके। तो यहां पे फिर आंसर क्या होगा, दिस इज आवर आंसर, आर्टिकल 17, क्लियर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। क्यों मैं बताती हूँ कि आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, जब भी मैं क्लास कराऊँ या फिर सर क्लास कराए या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्लास हो, स्किप मत करो, कुछ ना कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं भाई हम लोग आप लोगों के लिए। चलो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू अ रेट? इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आगे जाके देखिए, ठीक है। आर्टिकल 132, आर्टिकल 226, आर्टिकल 143, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 तो भाई दिस इज द पावर ऑफ रेट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ओके। तो इसका आंसर होगा, हाई कोर्ट्स के पास ये सिमिलर पावर है विथ वाइडर स्कोप, आर्टिकल 226, ठीक है। हाई कोर्ट टू इशू अ रेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट्स आर देयर, बताओ कमेंट पे। नेक्स्ट, एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। SSC GD का PYQ है, आर्टिकल 51 क्लॉज A, दिस इज द आंसर, ओके। सो आई होप, एंड क्या बताऊँ मैं आप सबको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, आपको क्लैरिटी मिली, आपको रिवीजन करने का मौका मिला। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मुरारी लाल GS रिसर्च सेंटर आपके साथ थे, आपके साथ है, आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। चलिए, टेक केयर, थैंक यू।